हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आपके पास आया हूं। यह एक सीरीज है, अनगिनतों सीरीज है, जहां पे 5 प्रश्न, ऐसे तो होना 25 प्रश्न चाहिए था, लेकिन मेरी क्षमता उतनी नहीं है एक बार में 25 प्रश्नों की कर पाने की, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक किसी प्रकार की नहीं। तो 5-5 प्रश्नों का संग्रह में लाता हूँ। ये लाने का मुख्य उद्देश्य है कि मैं आपको ये नहीं बताऊँ कि प्रश्न कैसे बनते हैं या क्या करना है। सिर्फ उद्देश्य है कि इन 5 प्रश्नों को आप देखें, क्या आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो उन खंडों में जाकर के देखें या उन खंडों को समझें जो जिस खंड से प्रश्न आपको नहीं आया। ठीक है, आइए आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि एक समचतुष्फलक का हर कोण 3 सेंटीमीटर, हर कोण जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तब उसका आयतन क्या होगा। एक समचतुष्फलक का हर कोण 3 सेंटीमीटर है, मतलब हर किनारा जो है 3 सेंटीमीटर है, तब उसका आयतन क्या होगा। तो देखिए, समचतुष्फलक का आयतन इस सूत्र पर बनेगा। क्या होता है, समचतुष्फलक का आयतन क्या होगा, एक तो कोण होगा और इस दूसरा क्या होगा, तो √2/12, यानी कि इसका जो आयतन का सूत्र होता है √2/12 मल्टी कोण या किनारा जो भी कोण दिया हुआ, बैठा दीजिए √2/12 अगुने कितना 3 से 4 बार में, तो √2/4। क्या आंसर आ गया, बताइए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने गलत लिखा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। अब देखिए, हमने यहाँ पे गलत लिखा तो आप भी गलत समझ लिए, मान लिए। क्या आपके मन में प्रश्न उठा कि हाँ ये गलत बता रहा है? यदि आपके मन में प्रश्न उठ गया, जवाब आ गया कि हाँ ये गलत बता रहा है, ये गलत लिखा जा रहा है, तब तो ठीक है। नहीं आया तो इसका मतलब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा भी टीचर को भरोसा नहीं रखना है। देखिए, √2/12 गुने भुजा, भुजा मतलब कोण, किनारा, और उसका घन, ये इसका सूत्र होता है। ये सूत्र ध्यान रखेंगे, मैक्सुलेशन में सूत्र को ध्यान रखना पड़ता है। तो √2/12 गुने 3 गुने 3 गुने 3 से 4 बार में, तो 9√2/4, ये आपका आंसर आ गया। 9√2/4 यही आंसर था और यही बन गया। सूत्र यदि आता है तो आसानी से बन जाएगा। अब कहिए कि श्रीमान ये प्रश्न क्यों दिए। कभी कभी सूत्रों पर आधारित भी प्रश्न आता है, वो आपको सूत्र नहीं आता है तो गड़बड़ा जाइएगा। ध्यान रखना, बहुत आसान हिसाब है। अब आसान हिसाब परीक्षा में छूट जाए तो इससे तो गंदा कोई बात नहीं हो सकता। कुछ है नहीं, तो मेरा काम है बताना, इंगित कराना कि देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, आप इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न जो है वो अलजेब्रा से है। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है इसलिए कि इसको थोड़ा समझना पड़ता है। कहता है कि 2x + 1/3x बराबर 5, 2x + 1/3x बराबर 5, तब 5x बटा 6x² + 20x + 1, 6x² + 20x + 1 बराबर 1। ये प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न दिख रहा होगा साफ साफ। 2x प्लस इतना दिया हुआ है। किधर से बनाएं, इधर से कि इधर से। तो देखिए, इस तरह का जो प्रश्न आता है उसको पहले सिंपल से इधर का हल कर लीजिए। कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6x² + 3x, इसे गुना करेंगे तो 6x² प्लस कितना 3x, अब बराबर कितना 15x। होगा या नहीं होगा, सो बताइए, होगा या नहीं होगा। सॉरी, यहां पे 1 होगा, गलती कर लेते हैं। देखिए, कहेंगे श्रीमान कैसे इसे कर दिए, ऐसे कैसे कर दिया, तो चलिए एक स्टेप इसको बढ़ा करके बता देते हैं आपको। भिन्न का जो जोड़ घटा होता है ना, वहीं पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो
3x हमने ले लिया इसका एलसीएम, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 1 का 1 रहेगा और बराबर 5, 6x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 15x। उलट लीजिए 6x स्क्वायर प्लस 1 और हाँ ठीक है बराबर 15x हमने लिख लिया। इसको यही रहने दीजिए, यहीं तक रहने देते हैं इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो वहां तो माइनस है नहीं, है माइनस नहीं। अब इसको लाते हैं 5x बटा 6x स्क्वायर प्लस 1 लिख लेते हैं, ये वाला प्लस 1 और प्लस 20x लिख लिए। इसको हमने सिर्फ इधर ऐसे लिखा है 6x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 20x, उल्टा पलटा खाली कर दिया इतना। लेकिन यहां पर हमने लाया है कि 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 15x, तो क्या हम इसकी जगह पर 15x लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। 5x बटा 15x प्लस 20x, 5x बटा 35x, x एक चला गया, 1 बटा 7 आपका आंसर आ गया। यहां लिख देंगे 1 बटा 7। कोई दिक्कत? हमने आधा इधर से बना लिया, आधा इधर से बना लिया, बन गया। कितना टाइम लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा। अब चूंकि हमको तो बता रहे थे, लिख रहे थे, तब ना टाइम लगा। देखिए जो चीजें आसानी से हो सकती उनके लिए परेशान होने की क्या जरूरत है? समझ मैं बहुत ताज्जुब करता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत रहता हूँगा या मेरी समझ गलत होगी, लेकिन मैं देखता हूँ बच्चों को मैथ रीजनिंग बनाते समय जो चीज बिल्कुल सिंपल है, आप सिर्फ अभ्यास से उन चीजों को एकदम से आसान बना सकते हैं। उसके लिए वो तरह तरह का प्रपंच कर रहे हैं। अभी एक बौद्ध धर्म में ना कहानी पढ़ रहे थे, तो उसमें वो बताए ना कि बुद्ध भगवान जो थे वो कहीं गुजर रहे थे, तो बोले कि एगो साधु जो था बहुत कठिन तपस्या कर रहा था। भगवान बुद्ध भी तपस्या किए थे, याद होगा कि सुजाता नाम की महिला ने उन्हें खीर खिलाया था और बोला था कि देखो बिना के तार की तरह रहो, इतना भी टाइट मत कर दो कि बजबे न करे, टूट जाए, इतना ढीला भी मत करो कि बजबे न करे। यानी कि यहीं से भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया था। तो एक जब भगवान बुद्ध जा रहे थे तो रास्ते में एक जो साधु थे वो बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या। तो उन्होंने पूछा कि भाई तपस्या इस तरह से जो सर के नीचे क्या बोलते हैं, पैर के नीचे मुंडी सटाए हुए हैं, इससे क्या प्राप्त होगा? तो बोला कि हमको मोक्ष प्राप्ति होगा। भगवान बुद्ध बोले कि देखो यदि इस तरह से मोक्ष प्राप्त होता तो जितने भी जीव जंतु हैं सब मोक्ष प्राप्त कर लेते, ऐसा तो होता नहीं, जरूर कुछ अलग तरीका होगा। तो उस साधु जो थे वो बोले कि अलग तरीका क्या है? तो बोला कुछ नहीं, अलग तरीका है कि संयमित मार्ग, मध्यम मार्ग से रहो, कभी ना कभी तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। ईट पटांग नौटंकी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, 5 टाइम एक्सरसाइज करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सेम चीज यहाँ हमारे नॉर्मल जीवन पर भी लागू होता है। किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज पढ़ाई लिखाई, पठन पाठन या किसी भी चीज में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है अभ्यास। हम आप क्या चाहते हैं कि अभ्यास न करें, बस एक शॉर्ट मेथड से मिल जाए और हम सफलता प्राप्त कर लें। ऐसा नहीं होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से नहीं होता, लेकिन ऐसा प्रायः नहीं होता। अभ्यास सबसे बड़ी चीज होती है, वही अभ्यास किया कीजिए। मैं कोई पारंगत नहीं होता, मैं या कोई भी टीचर बहुत पारंगत नहीं होता। उठपटांग देख करके बता देना या देख करके हम समझा दें, ऐसा एक सिर्फ दिखने दिखाने के लिए एक रील वाला या एक ऑनलाइन या एक क्या बोलते हैं बताने के लिए हो सकता है कि हाँ मैं बहुत बेस्ट टीचर हूँ, लेकिन व्यवहारिक बात यह है कि आपको अपने से नोटबुक पर अभ्यास करना होगा और इतना ज्यादा अभ्यास करना होगा कि चीजें आपके लिए क्या बोलते हैं सहज हो जानी चाहिए। यदि नहीं होती तो फिर दिक्कत है, पढ़ाई में ही नहीं लाइफ के हर चीज में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस का कहता है कि एक मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। ये तो बहुत आसान होता है। एक मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, ठीक है, बहुत सुंदर। फिर कहता है जो मीटर है जो कि अपनी छाया भूमि के किसी बिंदु के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हैं या भूमि पर
भूमि में ऐसे ही लिखा था ना जी कि अलग लिखा था, ऐसे लिखा था जो भूमि पर अपने छाया बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब कहता है उस जड़ से उस बिंदु की दूरी क्या होगा। मीनार के जड़ से उस बिंदु की दूरी बताओ। देखिए प्रश्न है, साफ साफ कह रहा है कि एक मीनार है जो 40 मीटर है। एक 40 मीटर का मीनार बना देते हैं। ए और बी एक मीनार है। कहता है कि सूरज इधर से चमक रहा होगा तो छाया पड़ता होगा, तो छाया किसी बिंदु पर पड़ रहा है। यहां पे जो छाया है वो 45 डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जो बिंदु पर छाया पड़ रही है उस बिंदु का दूरी ज्ञात करना है। यहां पे आपका ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 40 मीटर, 40 लिख देते हैं। BC बराबर भाग ये 90 डिग्री होगा। एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। तो स्पष्ट है ये भी 45 हो जाएगा। क्या लगाएं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan 45 डिग्री इसके लिए नहीं, इसके लिए याद रखिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं टेबल में कि किसके लिए, जिसके लिए उसके सामने वाला लंब और जिस पर खड़ा है वो आधार होगा। ठीक है, बेस ऑफ परपेंडिकुलर को याद रखेंगे। tan 45 डिग्री लंब बटा आधार यानी कि AB बटा BC। tan 45 का मान 1 होता है बराबर 40 बटा BC, इसीलिए BC बराबर 40 मीटर, यानी कि जो दूरी होगा उस मीनार के जड़ से उस बिंदु की जो दूरी होगी वो 40 मीटर होगी। कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको आता है टपाक से बनाना है, सूरज नहीं बनाना है, वहां पे चुपचाप बना देना। ठीक है, ये सब चलते फिरते भी देख लेना है ताकि दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, झमेला ना हो। ठीक है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना कि हम आप मेहनतें नहीं करते। हम लोग को क्या लगता है ना कि इतना जल्दी बना ले ठीक रहेगा, क्या दिक्कत जा रहा है। अगला प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का योग 36 तथा उनके HCF LCM क्रमशः 3 105। बहुत सुंदर प्रश्न है। आजकल ये प्रश्न ज्यादा पूछने लगा। दो संख्याओं का योग 36 एवं उसके HCF एवं LCM क्रमशः, HCF एवं LCM क्रमशः 3 एवं 105 है। ठीक है, बहुत सुंदर है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, यानी कि उनके उल्टा का योग क्या होगा। अब आपको तो पता नहीं है कि संख्या क्या है नहीं है। अब लंबा चौड़ा हो गया, कुछ नहीं, माना संख्या बराबर x एवं y है। इतना तो लिख सकते हैं। अब देखिए x प्लस y इक्वल टू 36 होगा या नहीं होगा। x प्लस y बराबर 36। देखिए कितना आसानी से बनेगा। अब समझिए उनका एलसीएम संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने HCF होता है या नहीं होता। तो संख्या का गुणनफल यानी कि XY बराबर 3 गुने 105
होगा या नहीं होगा? देखिए फिर से समझिए, संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है, हम छोड़ देते हैं, हम निकालवे नहीं करेंगे, हम इतना कर देंगे। अब कहता है कि उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर व्हाट? समझ पड़ गया? बनाना कुछ है। अब इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा xy बटा x प्लस y, 1/x प्लस 1/y, यानी कि संख्या का व्युत्क्रम, संख्या हमने क्या माना था, x और y माना था, तो 1/x प्लस 1/y बराबर हमको ज्ञात करना है। तो हम इसको हल करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए xy का मान दिया हुआ है 3 गुने 105, x प्लस y का मान दिया हुआ है 36। करते हैं 12 बार में 35 तिहाई 4 तिहाई 35/4, यही आपका आंसर आ जाएगा यदि सही है तो। मतलब गलती नहीं है तो, नहीं गलती तो लिख दिया, उल्टा लिख दिया है, उल्टा नहीं ठीक है तो लिखे हैं, उल्टा लिख दिया है, ठीक है। देखिए आपको बताते बताते हमने उल्टा लिख दिया। कैसे उल्टा है सो देखिए, रेड वाला कहाँ गया? हाँ, यहां पर होगा x प्लस y बटा xy, ये होगा ना, ये दोनों का एलसीएम, एलसीएम नीचे लिखेंगे, ऊपर x ऊपर y। अब x प्लस y का मान हमको पता है 36, अब बटा 3 गुने 105। बहुत सारे लोग गुना करने लगते हैं, गुना नहीं करना है, जब इस तरह का चीज काटना है तो उसको गुना नहीं करना, सबसे लास्ट में जाके काट देना है। 3 से 12 बार में 4 तिहाई 35 तिहाई 4/35, ये आपका आंसर आ गया, बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस तरह की चीजों को हमने ऐसे बना लिया। ये आजकल ज्यादा पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे, योग वाला अंतर वाला घुमाने टहलाने के लिए पूछता है। और दूसरा बात है कि ये सब कोई जल्दी कंसेप्ट पर बैठता भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग सामने लिया है। एक त्रिभुज की भुजाएं AB BC एवं CA के, एक त्रिभुज की भुजाएं AB BC एवं CA के, AB BC एवं CA के मध्य बिंदु क्रमशः मतलब जिस जिस पॉइंट पे है उसी पे क्रमशः DE तथा F है, DE तथा F है, ठीक है। अब यहां चला गया, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल x है, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल x है, तब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, यह प्रश्न है। अभी कैसे समझे? ऐसे तो इसका जो कायदा है सो हम बता देंगे, कायदा मतलब थ्योरम जिसको बोलते हैं, लेकिन खैर पहले फिगर बना देता हूं। यह त्रिभुज है ABC, यही है ना, ABC। AB पर है D बिंदु, AB पर है D बिंदु, D E F, यही है ना, कि DC पर है, BC पर E है, BC पर E है, ठीक है, और CA पर F है, CA पर F, ठीक है, हमने बना दिया। अब कहता है कि ये भी एक त्रिभुज बन गया, ध्यान दीजिए, यह भी एक त्रिभुज ही बना, यह भी एक त्रिभुज ही बना। अब कहता है कि यदि चारों माने बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल x है, तो छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ABC का एरिया इक्वल टू x, इसलिए DEF का एरिया बराबर भाग, एरिया लिखे बाबू A, बचपन में हम लोग नॉर्मल पढ़ते थे तो एरिया को मार्क्स ऐसे लिखते थे, AR जो भी था तो AR खाली लिखा रहता था, हम लोग समझ जाते थे एरिया निकालना, तो हमने वैसे ही लिखा है, आप अपना समझ लीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम हिंदी में लिख देते हैं
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर x, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर वाट। देखिए जब भी इस तरह से त्रिभुज रहे और जहां मध्य बिंदु पर बना रहे तो जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, टोटल के त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। क्या होता है? 1/4 होता है। तो सीधा हो जाएगा x/4। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये कोई बनाने का तरीका नहीं हुआ, ये कोई मैथ नहीं हुआ। अब ये कैसे होता है सो समझ लेते हैं। देखिए आप इसमें लीजिए, AC का समानांतर क्या है? AC का समानांतर क्या है, या AB का समानांतर क्या है? EF। EF कहां है? EF है यहां पे। अब देखिए यहां पे बना देते हैं EF समानांतर, EF समानांतर AB, EF समानांतर AB। EF ये वाला देखिए, ये वाला जो है इसके समानांतर है नहीं है? DE समानांतर AC। D समानांतर AC होगा कि नहीं होगा? D समानांतर AC होगा, D समानांतर AC होगा, यानी कि ADEF, यानी कि ADEF। यहां से देखिए AD यही ना होगा, हाँ ठीक है। या आप इसको ऐसे समझिए कि EF कहां है? A और ये समानांतर है और ये इसके समानांतर है या नहीं है? तो त्रिभुज चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा? ADEF एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ADEF नहीं, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। हाँ तो ये उतना सब जरूरत नहीं है, मतलब जो अभी बना रहे थे वो लंबा प्रोसेस वाला था। सीधा आएगा, देखिए समझ लीजिए। EF समानांतर इसका, यानी कि AB और DE समानांतर DE समानांतर AC, ठीक है। DE समानांतर AC, तो चतुर्भुज DFBC बराबर या समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। देखिए ये एक समानांतर चतुर्भुज है और ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है। सीधा सीधा बता देते हैं, उतना से जरूरत नहीं है। दोनों क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ, जब दो समानांतर चतुर्भुज से दिख जाए तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADF कहां है? ADF बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज किसका? ADF के बराबर फिर कौन जाएगा नीचे? सो बताइए, DEF हो जाएगा। DEF कहां है? DEF, ठीक है। इसी प्रकार से ये सब का चतुर्भुज जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ये इसका नियम होता है। ऐसे तो इसका क्या बोलते हैं, बड़का थ्योरम होता है। लेकिन खैर यहां पे मैं बता दूं कि ये समानांतर लाइन हमने देखा, इसके समानांतर ये वाला है, इसके समानांतर ये वाला है, इसके समानांतर ये वाला है और इसके समानांतर ये वाला है। तो समानांतर चतुर्भुज को बांट के हमने इस पूरे क्षेत्र को 1 2 3 4 क्षेत्रों में बांट दिया। और ये चारों को इस तरह से सिद्ध करना पड़ता है कि चारों समान है। चारों क्या है? समान है। तो फिर आप ऐसे बना सकते हैं। लेकिन ये तो क्या बोलते हैं, तरीका हुआ। तरीका को नहीं सीखना है तो क्या नियम है? नियम है कि जब ये मध्य बिंदु, ये थ्योरम है, 10वां पढ़िएगा, थ्योरम मिलेगा आपको, कि जो मध्य बिंदु काटता है वो टोटल का 1/4 होता है। टोटल का क्या होता है? 1/4 होता है। तो ये था आज का हमारा 4-5 प्रश्न। आशा है कि आपको लाभान्वित होंगे, देखे होंगे, समझेंगे। और हाँ, जहां नहीं समझ में आई होगी वहां पुनः आप जाकर के एक बार चीजों को समझ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।